नमस्कार। मैं डॉक्टर नीलम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। आज हम एलएलबी थर्ड ईयर के फोर्थ पेपर लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ सेकंड के बारे में बात करेंगे। अभी जो हमारा टॉपिक है वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर से रिलेटेड है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर को समझने के लिए, उसके रूल्स और रेगुलेशंस को जानने के लिए हम जिस अधिनियम को पढ़ते हैं उसका नाम है द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबॉलिशन एक्ट 1970, ठेका श्रम विनियमन और उत्साधन अधिनियम 1970। लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 1 के बारे में पढ़ा था। चैप्टर 1 प्रारंभिक, जिसमें सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बारे में बताया गया है। सेक्शन 1 बात करता है अधिनियम के टाइटल के बारे में, अधिनियम का विस्तार कहाँ कहाँ पे है, कब ये अधिनियम लागू हुआ इसके बारे में। और जो सेक्शन 2 है पूरा डेफिनेशंस के बारे में बताता है कि अधिनियम में जो शब्द प्रयोग किए गए हैं उनका मीनिंग क्या है। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 2 द एडवाइजरी बोर्ड, सलाहकार बोर्ड के बारे में। चैप्टर 2 में सेक्शन 3, सेक्शन 4 और सेक्शन 5, इन 3 सेक्शंस के बारे में बताया गया है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सेक्शन 3। सेक्शन 3 बात करता है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड के बारे में, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड। इस सेक्शन के अनुसार केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रशासन से उद्भूत होने वाले ऐसे मामलों पर जो उसे निर्दिष्ट किए जाएं, उसे सलाह देने के लिए तथा इस अधिनियम के अधीन उसे सौंपे गए अन्य कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिए केंद्रीय सलाहकार ठेका श्रम बोर्ड नामक एक बोर्ड, जिसे इसके पश्चात केंद्रीय बोर्ड कहा गया है, यथाशीघ्र गठित करेगी। ये जो केंद्रीय बोर्ड बनाया जाएगा, इसमें कुछ व्यक्ति अपॉइंट किए जाएंगे, जिसमें एक अध्यक्ष होगा, चेयरमैन होगा, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार नियुक्ति करेगी। इसमें एक मुख्य श्रम आयुक्त, केंद्रीय पदेन होगा, चीफ लेबर कमिश्नर होगा, और इसमें एक 17 से अधिक किंतु 11 से अन्यून उतने सदस्य जितने केंद्रीय सरकार, उस सरकार, रेल, कोयला उद्योग, खनिज उद्योग, ठेकेदारों, कर्मकारों और अन्य ऐसे हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नाम निर्देशित करे, जिसका केंद्रीय सरकार की राय में केंद्रीय बोर्ड में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इस तरीके से ये 3 प्रकार के व्यक्ति मिलकर जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है उसका गठन करते हैं। उपधारा 3 के अनुसार उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट प्रत्येक प्रवर्ग में से केंद्रीय बोर्ड के सदस्यों के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, सदस्यों की पदावधि तथा सेवा की अन्य शर्तें, उनके द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया तथा उनकी रिक्तियों को भरने की रीति ऐसी होगी जो कि विहित की जाए। परंतु कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नाम निर्देशित सदस्यों की संख्या प्रधान नियोजकों और ठेकेदारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नाम निर्देशित सदस्यों की संख्या से कम नहीं होगी। अगला सेक्शन आता है सेक्शन 4, स्टेट एडवाइजरी बोर्ड, राज्य सलाहकार बोर्ड। इस सेक्शन के अनुसार राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रशासन से उद्भूत होने वाले ऐसे मामलों पर जो उसे निर्दिष्ट किए जाए उसे सलाह देने के लिए तथा इस अधिनियम के अधीन उसे सौंपे गए अन्य कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सलाहकार ठेका श्रम बोर्ड नामक एक बोर्ड, जिससे इसके पश्चात राज्य बोर्ड कहा गया है, गठित कर सकेगी। राज्य बोर्ड निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगा। पहला, एक अध्यक्ष होगा जिसे चेयरमैन कहा गया है और जिसकी नियुक्ति स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। एक श्रम आयुक्त होगा, लेबर कमिश्नर। पदेन या उसकी अनुपस्थिति में ऐसा कोई अन्य व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा उसे निमित्त नाम निर्देशित किया गया है। 11 से अधिक किंतु 9 से अन्यून उतने सदस्य जितने राज्य सरकार, उस सरकार, उद्योग, ठेकेदारों, कर्मकारों और ऐसे अन्य व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नाम निर्देशित करे, जिसका राज्य सरकार की राय में राज्य बोर्ड में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इस तरीके से 3 तरीके के व्यक्ति मिलकर जो स्टेट एडवाइजरी बोर्ड है उसका गठन करते हैं। उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट प्रत्येक प्रवर्ग में से राज्य बोर्ड के सदस्यों के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, सदस्यों की पदावधि और सेवा की अन्य शर्तें, उनके द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया तथा उनकी रिक्तियों को भरने की रीति ऐसी होगी जो कि विहित की जाए। परंतु
कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नाम निर्देशित सदस्यों की संख्या प्रधान नियोजकों और ठेकेदारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नाम निर्देशित सदस्यों की संख्या से कम नहीं होगी। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि सेक्शन 3 और सेक्शन 4 एडवाइजरी बोर्ड के गठन के बारे में बताता है। सेक्शन 3 में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड और सेक्शन 4 में स्टेट एडवाइजरी बोर्ड के बारे में बताया गया है। दोनों में ही एक अध्यक्ष होगा, एक श्रम आयुक्त होगा और अन्य व्यक्ति होंगे, जिसमें केंद्र में जो है वो 11 से लेकर 17 के बीच में होंगे और जो स्टेट एडवाइजरी बोर्ड होगा उसमें 9 से लेकर 11 के बीच में व्यक्ति होंगे, जिनमें केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार उचित समझे ऐसे व्यक्तियों को वह नियुक्त कर सकेगी। नेक्स्ट आता है सेक्शन 5, पावर टू कॉन्स्टिट्यूट कमिटीज, समितियां गठित करने की शक्ति। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5, यथास्थिति केंद्रीय बोर्ड या राज्य बोर्ड ऐसी समितियां जैसे ऐसे प्रयोजनों या प्रयोजनों के लिए गठित कर सकेगा जो कि वह ठीक समझे। उपधारा 1 के अधीन गठित समिति का अधिवेशन ऐसे समय और स्थान पर होगा और वह अपने अधिवेशनों में कामकाज करने के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगी जो कि विहित की जाए। उपधारा 3 के अनुसार समिति के सदस्यों को उसके अधिवेशनों में हाजिर होने के लिए ऐसी फीस और भत्ते दिए जाएंगे जो कि विहित किया जाए, परंतु ऐसे किसी सदस्य को कोई फीस संदेह न होगी जो सरकार का या तत्समय प्रवर्त किसी विधि द्वारा स्थापित किसी निगम का अधिकारी है। नेक्स्ट आता है चैप्टर 3, अध्याय 3, रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट्स एम्प्लॉइंग कॉन्ट्रैक्ट लेबर, ठेका श्रमिकों को नियोजित करने वाले स्थापनों का रजिस्ट्रीकरण। इस चैप्टर में सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 10 तक दिए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होता है, जो रजिस्ट्रीकरण अथॉरिटी होती है, अधिकारी होती है, उनकी नियुक्ति किस तरीके से की जाती है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सेक्शन 6 के बारे में। सेक्शन 6 बताता है रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्टरिंग ऑफिसर्स। इस सेक्शन के अनुसार समुचित सरकार राजपत्र में अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसे व्यक्तियों को जो राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी होंगे और जिन्हें वह ठीक समझे इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी नियुक्त कर सकेगी तथा उन सीमाओं को परिनिश्चित कर सकेगी जिसके अंदर रजिस्ट्रीकृत अधिकारी इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा। तो सेक्शन जो 6 है वो बताता है कि जो गवर्नमेंट है वो इस रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी अपॉइंट कर सकती है और उसकी सीमाएं भी बता सकती है कि किन सीमाओं के भीतर वह अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा। नेक्स्ट आता है सेक्शन 7, रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन एस्टैब्लिशमेंट, कतिपय स्थापनों का रजिस्ट्रीकरण। ऐसे किसी स्थापन का जिससे यह अधिनियम लागू होता है, प्रत्येक प्रधान नियोजक उस स्थापन के रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से ऐसी अवधि के भीतर जो समुचित सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा साधारणतः स्थापनों के बारे में या उसके किसी वर्ग के बारे में इस निमित्त नियत करे विहित रीति से आवेदन करेगा। परंतु यदि रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का समाधान हो जाता है कि आवेदक समय से आवेदन करने में पर्याप्त कारणवश निवारित हो गया था, तो वह रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई ऐसा आवेदन इस निमित्त नियत की गई अवधि के अवसान के पश्चात भी ग्रहण कर सकेगा। उपधारा 2 के अनुसार यदि रजिस्ट्रीकरण का आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण है तो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उस स्थापन की रजिस्ट्री करेगा और स्थापन के प्रधान नियोजक को रजिस्ट्रीकरण का एक प्रमाण पत्र देगा जिसमें ऐसे विशिष्टियाँ होंगी जो कि विहित की जाएं। इस तरीके से सेक्शन 7 बात करता है रजिस्ट्रेशन का कि जो एस्टैब्लिशमेंट है उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। एक टाइम डिसाइड कर दिया जाएगा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उस टाइम के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन जो रजिस्टरिंग अथॉरिटी है अगर उसको लगता है कि जेन्युइन रीज़न के कारण वो उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया
तो वह उस टाइम को एक्सटेंड भी कर सकता है पर्टिकुलर एस्टेब्लिशमेंट के लिए। और जब सभी तरीके की फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाएगी तो वह उसे एक सर्टिफिकेट देगा। उस सर्टिफिकेट में एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं उन सभी का वर्णन होता है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 8, रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इन सर्टेन केसेस। कतिपय मामलों में रजिस्ट्रीकरण का प्रतिसहरण। कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जिसमें जो एस्टैब्लिशमेंट है उनका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया गया है उसको रिवोक भी किया जा सकता है, उसको वापस भी लिया जा सकता है। वो ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं उसके बारे में सेक्शन 8 बताता है। सेक्शन 8 के अनुसार यदि रजिस्ट्रीकृत अधिकारी या तो उसे इस निमित्त किए गए किसी निर्देश पर यह अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि किसी स्थापन का रजिस्ट्रीकरण दुर्व्यपदेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन द्वारा या किसी तात्विक तथ्य को दबाकर अभिप्राप्ति किया गया है, किसी मटेरियल फैक्ट को दबाकर प्राप्ति किया गया है, या रजिस्ट्रीकरण किसी अन्य कारण से बेकार या प्रभावहीन हो गया है और इस कारण उसका प्रतिसहरण अपेक्षित है, तो रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी स्थापन के प्रधान नियोजक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात और समुचित सरकार के पूर्व अनुमोदन से रजिस्ट्रीकरण का प्रतिसहरण कर सकेगा। तो सेक्शन 8 में बताया गया है कि जो रजिस्टरिंग अथॉरिटी है, ऑफिसर है, अगर उसको लगता है कि जो इस्टेब्लिशमेंट का जो प्रधान है उसने किसी मिस रिप्रेजेंटेशन द्वारा या फिर कोई जो इस तरीके का फैक्ट है जिसको बताना ज़रूरी था उस फैक्ट को दबाकर या फिर कोई दूसरे ऐसे चीज़ों को किए जाने के कारण कि उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाना चाहिए, तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। लेकिन इसके लिए पहले वो जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके जो प्रधान है उसको भी सुनवाई का अवसर देगा और दूसरा वो जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है उसको भी सूचित करेगा, उसके बाद ही उसका जो रजिस्ट्रेशन है उसको रिवोक करेगा। नेक्स्ट आता है सेक्शन 9। सेक्शन 9 नॉन रजिस्ट्रेशन की बात करता है जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज हम लोगों ने सेक्शन 8 तक देखा, कल हम लोग सेक्शन 9 के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।